नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 3 हफ्ते तो निकल गए और जो पार्लियामेंट का सत्र होना था, संसद का सत्र होना था, वो 13 तारीख तक था और मैं बोल रहा हूँ 10 तारीख है। और अभी तक जिसकी चर्चा पिछले 3 महीनों से हो रही थी, महिला आरक्षण और परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें से कोई भी बिल अभी तक पार्लियामेंट की पटल पर नहीं आया है। पहले 2 हफ्ते तो मानो ये कॉकरोच आंदोलन में निकल गए, नीट के कंट्रोवर्सी में निकल गए। और आज जब मैं सुन रहा हूं तो एफसीआरए नाम का जो बिल है वो जेपीसी के पास भेजा जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। मुझे पता नहीं, मैंने डिटेल जब वीडियो बना रहा हूं तब उसकी डिटेल मेरे पास नहीं है। लेकिन जेपीसी के पास भेजने की क्या जरूरत है, ये मेरी समझ में नहीं है। और जितना मैंने समझने की कोशिश की, अगर एफसीआरए बिल पास करना है तो उसके लिए कोई बड़ी झंझट की बात है नहीं। सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हो सकता है। लेकिन इसमें जितना इंटरनल पॉलिटिक्स है, देश के अंतर्गत पॉलिटिक्स है, उतना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरीके से जो दादागिरी पिछले 2 साल से अमेरिका के अध्यक्ष कर रहे थे ट्रंप, उनको शह देने की चाल इसमें है। क्योंकि एफसीआरए जो उसके प्रावधान है वो पास हो जाते हैं और उसका अमल शुरू हो जाता है, तो अमेरिका से जितना पैसा यहां फंडिंग करके आता है उसको कैंची लगने वाली है। और इससे पूरे अमेरिका की पॉलिटिकल सिस्टम चिंतित है। रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, ये दोनों पार्टियां क्रिश्चियन मिशनरी के आधार पर चलती है। और वही मिशनरी या अलग अलग जो फाउंडेशन है वो भारत में धर्म प्रसार के लिए या भारत की राजनीति में, पब्लिक लाइफ में हस्तक्षेप करने के लिए ही फंडिंग भेजती है। याद करो, यहां नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था। किस लिए चल रहा था? नहीं नहीं, वहां जो नर्मदा के परिसर में रहने वाले आदिवासी है, उनकी हजारों साल की जिंदगी है, संस्कृति है, वो बिगड़ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। 25-30 हजार आदिवासियों की जो बिल्कुल गरीबी की जिंदगी थी, वो उनकी संस्कृति है। और वो बचाने के लिए नर्मदा आंदोलन छेड़ा था। बार बार सुप्रीम कोर्ट कानूनी पेच लगाए जा रहे थे और नर्मदा का बांध रोका जा रहा था। लेकिन अगर नर्मदा बांध हो जाता है तो गुजरात के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों को पानी मिल जाता है, खेती अच्छी हो जाती है। इसके बीच में 20 साल का टाइम खराब कर दिया गया। और ऐसे आंदोलन को फंड आता था तो अमेरिका से आता था। यानी 1 लाख से भी कम आदिवासी है, उनकी संस्कृति इस नाम से 3 करोड़ भारतीयों को परेशान रखा गया। और इसके लिए फंडिंग आती है, इसके लिए पैसा अमेरिका से आता था। फिर दूसरी बात है कन्वर्शन, धर्मांतरण के लिए वगैरह वगैरह। तो ये सब जो बातें हैं, उससे हमारे यहाँ बहुत सारे समाज सेवक थे, इन्होंने धंधा बना रखा। एनजीओ नाम का एक राक्षस हमारे देश में पैदा किया गया। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सरकारी संस्था नहीं है, वो लोग जनता के हित के लिए काम करेंगे, ऐसे संस्था को एनजीओ बोला जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली सरकार जो होती है
वही जनहित के काम करती है, और इसलिए जनता से टैक्स का वसूल किया जाता है, टैक्स वसूल होता है, उस पैसे से जनहित के काम किए जाते हैं। और जब जनहित के काम करने हैं, उसका खर्चा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। बड़े सेठ पूंजीपति है, उनके दान पर वो काम होगा। कोई ट्रस्ट हो गए, धर्मदाय ट्रस्ट हो गए, उनके लिए बड़े सेठ लोग दान करते हैं, तो इससे ये संस्था बनती है। तो ये अमेरिका के बड़े धन्ना सेठ हमारे यहाँ के एनजीओ को पैसा देते थे कि भाई आप जनहित के लिए काम करो। और जनहित क्या था? तो मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लेके जाओ कि गुजरात का दंगा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसमें जनहित कौन सा आ गया? गरीबों के नाम पर दुनिया भर भीख मांगना, यही काम एनजीओ करते थे। और अमेरिका से उसको बहुत बड़ा फंडिंग आता था, पैसा आता था। और 100 रुपए में से 50 रुपए भी एक्चुअली सामान्य गरीब जनता की जीवन पर खर्च नहीं होते थे। ये एनजीओ चलाने वाले अपनी अय्याशी के लिए पैसा उड़ाते हैं, यानी सीधे साधे कपड़े पहनेंगे और हवाई जहाज से घूमेंगे। एक कोई सम्मेलन भराएंगे, उस पर 1-1 करोड़ रुपए उड़ाया जाएगा। वो विदेश से आता था, और वहां देश के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, देश के संस्कृति के खिलाफ जहर उगला जाता था। आज भी जा रहा है। हमने जो कॉकरोच आंदोलन देखा, उसके पीछे किसका पैसा है? कतर से या यूरोप से कोई फोन करके जोमेटो को या स्विगी को बोलता है कि जाओ 200 खाने के पैकेट लेकर जंतर मंतर पर जा जाओ, और जो आंदोलन कर रहे हैं उनको मुंह में बांट दो। ये तरीका होता है। तो ये जो फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग से देश में देश विघातक शक्तियों को बल देने का प्रयास होता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए जो कानून है, विदेश से आने वाला एक एक पैसा उसका हिसाब मिलना चाहिए, इसके लिए जो कानून है उसको एफसीआरए बोलते हैं, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। बहुत बहुत सारे, कम से कम आपको अजीब लगेगा, 2 लाख से ज्यादा एनजीओ हमारे देश में थे। क्या करते थे किसको पता है? आहिस्ता आहिस्ता इनकी संख्या घट गई। पिछले 12 साल में मोदी सरकार बनने के बाद इनकी संख्या घटती गई है, क्योंकि जितने रिस्ट्रिक्शंस, जितने प्रतिबंध मोदी सरकार आने के बाद फॉरेन फंडिंग पर लगे, एक एक करके ये सब एनजीओ अपना कारोबार लपेट कर गायब हो गए। क्योंकि जब इनको बोला गया कि आप फॉरेन से फंडिंग ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा कैसे हुआ उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। सालों साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल इन्होंने अब जो करोड़ों रुपए विदेश से लाए, और खर्चा कहां हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो क्यों हिसाब नहीं दोगे? और यही आंदोलन करेंगे। यही लोग अन्ना आंदोलन लोकपाल में थे, और किस लिए थे? कि देश का जो गवर्नमेंट चलती है उसका कारोबार ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये खुद ट्रांसपेरेंट है नहीं। अगर विदेश से फंड लाए, पैसे लाए, वो कहाँ खर्चा हो गए वो हम बताएंगे नहीं, लेकिन सरकार का एक एक पैसा कहाँ खर्चा होता है, सरकार कौन कौन सी नीति बनाती है, वो कैसी जनता के हित में है ये नहीं, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसके लिए लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन उनकी संस्था कैसे चल रही है, उनके पास आने वाला पैसा कहां कहां खर्चा हो रहा है, ये दिल्ली में बैठकर आंदोलन करेंगे। और इसलिए कोई कोलकाता से आया
कोई जयपुर से या बंगलुरु से आया है, वो 5 स्टार होटल में रुकेगा, और 5 स्टार होटल का खर्चा कौन चलाएगा? इनकी एनजीओ संस्था चलाए, और उसके लिए फॉरेन से पैसा है। हमारे मुंबई में 10-15 साल पुरानी बात है, अभी होता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात देखी थी। कोई गरीब महिला बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर अपने क्या बोल, टोकरी में छोटा दूध पीता बच्चा लेकर भीख मांगती थी कि बच्चे के लिए दूध नहीं है, बच्चे के लिए। उस बच्चे को भांग देकर सुलाया जाता था, और उसके नाम पर भीख मांग पर वो महिला अपना घर का चूल्हा चलाती थी। इसके लिए बच्चे भी किराए पर मिलते थे। ये एनजीओ है, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। और इसलिए मोदी सरकार बनने के बाद ये सब फॉरेन फंडिंग के लिए अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, देखते देखते 2 लाख से ज्यादा एनजीओ थे, वो सिमट कर कुछ 10-12 हजार बच गए। क्योंकि हिसाब कहां से देंगे? हमने जनहित के नाम पर अय्याशी की है, इसका कबूली जवाब देगा कौन? एक एक करके बंद हो गए। तो आज अगर एफसीआरए लाया है, तो वो ऐसे बहुत सारे विदेश से पैसा लाकर यहाँ देश के खिलाफ जो कुछ काम चल रहा था उसको रोकने की कोशिश है। लेकिन बात वो नहीं है, वो तो सिंपल मेजोरिटी जो एनडीए के पास है, मोदी जी के पास, बीजेपी के पास है, उससे वो बिल पास होगा। लेकिन ये बिल पर इतना बवाल जो मचाया गया, वो मुझे सही नहीं लगता। जहां प्रॉब्लम है वो 2/3 मेजोरिटी वाले बिल है, जिसमें संविधान में कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत जरूरी होता है, लेकिन एफसीआरए के लिए वो नहीं है। तो फिर इस पर बवाल क्यों? मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि यही तो अमित शाह की चाणक्य नीति है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर बवाल खड़ा कर दो, उस पर चर्चा होने दो, उस पर बहस होने दो। पूरी अपोजिशन की ताकत और प्रतिष्ठा जो उतना इंपॉर्टेंट बिल नहीं है उस पर लगाई गई है। कॉकरोच आंदोलन या एफसीआरए पर पूरा विपक्ष को उलझा के रखा है अमित शाह ने। और तीसरी बात, अमित शाह संसद में नहीं आते, अमित शाह राज्यसभा नहीं आते, अमित शाह लोकसभा में नहीं आते, इस पर बहस चल रही है और अमित शाह नहीं आ रहे। तो एक तरीके से जो इशू है ही नहीं, मोदी सरकार के लिए जो चिंता का या फंसने का मुद्दा है ही नहीं, उस पर बवाल खड़ा कर दिया गया है। और इस ढंग से ये सारे मुद्दे लाए गए कि विपक्ष उसमें ही उलझा रहे, ताकि 1 नेशन 1 इलेक्शन, परिसीमन और महिला आरक्षण ऐसे जो गंभीर बिल है उस पर चर्चा ही नहीं है। इनकी सारी शक्ति, इनकी सारी ताकत ऐसे नॉन इशू पर लगा दो, ताकि जब असली लड़ाई शुरू होगी तब ये थके मांदे होंगे। इसी को बोलते हैं रणनीति। गलत जगह पर आपकी लड़ाई खर्च हो जाती है। मुझे याद है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था उसमें हिटलर का एक जनरल रोमेल करके था, जिसने अफ्रीका में धमाल मचाई थी। उसको डेजर्ट फॉक्स यानी रेगिस्तान की लोमड़ी बोला जाता था। वो ऐसा एक दिखावा खड़ा कर देता था कि उस पर आकर दुश्मन के हवाई जहाज वगैरह हमला करते थे, लेकिन वहां तो कुछ होता ही नहीं था। एक दिखावा खड़ा कर दिया जाता था, उस पर हमला होता था, और वो हमला होने के बाद दुश्मन के हवाई जहाज पर या टैंकों पर जर्मन सेना हमला करती थी। तो आपको गलत जगह डाइवर्ट कर दिया और अपना असली टारगेट है उसके बारे में आपको अंधेरे में रखना, यही तो युद्ध की असली रणनीति होती है। और ये रणनीति पॉलिटिक्स में बड़ी चालाकी से अमित शाह इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे विपक्ष के समझ में ही नहीं आता।
ये फालतू की चीज घुमा देते हैं और उसमें ये उलझे रहते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया एक वीडियो में कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस सत्र के पहले से ही तय था, लेकिन इसके लिए कॉकरोच आंदोलन होने दिया। अब कॉकरोच आंदोलन और राहुल गांधी का छात्रों की गूंज, मुद्दा तो एक ही था, लेकिन ये दो जगह बैठ गए। केजरीवाल और राहुल गांधी एक दूसरे से लड़ने लगे, और जो 3 महीने से चर्चा चल रही थी 2/3 बहुमत से पास करने के मुद्दे, उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई, ना बहस हुए। जिसके लिए अलग अलग पार्टियां तोड़ी गई कहा जाता है, उस पर तो अभी भी चर्चा नहीं हो रही है, और पता नहीं ये बिल आएंगे या नहीं आएंगे, या शीतकालीन सत्र के लिए चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे विपक्ष को उलझा के रखना, गुमराह करना, इसमें अमित शाह बड़े माहिर पॉलिटिशियन है। वो ऐसा खेल कर देते हैं कि अब तो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि 2 हफ्ते चले गए, उसके बाद अचानक ये खबर आ गई कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन आप उसमें उलझे रहे, आपकी आधी से ज्यादा शक्ति वहां चली गई। अब आधी शक्ति रोज संसद भवन के परिसर में कुछ नाटक और तमाशा नौटंकी चल रही है। और ये जब हो जाएगा तब मुझे गारंटी है, पूरी ताकत लगाकर जो विवादास्पद बिल्स है, परिसीमन, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन, ये बुलडोज करके अमित शाह पास करके लेके जाएंगे। आप देखते रहिए, पास करके लेके जाएंगे, बुलडोज करके लेके जाएंगे, और विपक्ष कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अपना संख्या का जुगाड़ कर रहे हैं, और राहुल गांधी अपनी ही मस्ती में मस्त है। तो दोस्तों, विपक्ष को उलझाकर राजनीति में, गलत राजनीति में उलझाकर कैसे रखे, ये अमित शाह से सीखना जरूरी है, जिनको दीर्घकालीन राजनीति करनी है। मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।